हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके जबरदस्त एपिसोड्स के। तो आज सुचि जी का रिव्यू नहीं आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि उनकी आज सर्जरी हुई है और वो रिकवरी पे है। जल्द से जल्द रिकवर होके हमारे साथ जुड़े, यही हमारी दिली प्रार्थना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। अनुपमा अभी इन लोगों की हेल्प तो करे जा रही है और जो है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन तो वो लगा जब भा ने तोशू और पाखी पे चप्पल फेंक के मारी। बाप रे, उनकी कितना लालच, और डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तोशू ने। और लेकिन बा जो है तोशू को बहुत अच्छे से जानती है। उसने उसे पता था कि एक नहीं बनवाई होगी, उसने 2-3 बनवाई होंगी। और जो है इसका तो लालच कितना बढ़ता चला जा रहा है कि हमें कुछ मिलेगा, हम ये कर लेंगे, उसके बाद हमारा ही होगा सब कुछ। और वो तो फिर उन्होंने अपना हवाई किला बनाना शुरू कर दिया कि हम टावर बनाएंगे, मैं उसमें अपना वो ऑफिस खोलूंगा। अब सच में इनके तो अपने जो है ना, जो ये मंसूबे बनाते हैं वो पानी के उसमें ये बुलबुले की तरह बुलबुलों की तरह वो बैठ जाते हैं। उसके उनके सपनों पर पानी पड़ने के लिए कभी बा कभी अनुपमा, कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। बड़ा मजेदार था। और कह रहे हैं कि अभी तो मेरी चप्पल आई है, फिर अब अगली बार तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, और तुझे पुलिस में भेज दूंगी। जो जो बात बाकी डायलॉग थे वो बड़े और उसने कहा कि हमारे बाद ये सब कुछ अनुपमा का होगा, तुम लोग, और अनुपमा अगर चाहेगी तो तुम्हें इस घर में रखे ना रखे वो उसका फैसला होगा। लेकिन मगर यही रवैया रहा और तुमने मेरे उस पर लिए लालच किया या तुमने अपना ज़्यादा लालच दिखाया, तो हो सकता है कि मैं अभी उसी वक्त तुम्हें उससे इस घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूं। और वो अभी भी बाकी अपने और दिवाकर के ना वो सपने देख रही है। अरे पहले शादी तो हो जाने दे, उससे पहले ही इस दिवाकर का ये सच जो है अनुपमा ले आएगी पाखी के सामने। अब उसके बाद तब जो है ना पाखी की शक्ल देखने लायक होगी कि इसकी तो ऑलरेडी वो तो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। और सच में कुछ लोग अब जब अगर अपने आप को बर्बाद करने पर तुल जाए तो कोई कर भी क्या सकता है। पाखी ने वही किया है। अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, तब कोई क्या करे, या पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा है, मे बी। उधर अनुपमा ने टीना से उनके जो है मनप्रीत के सारे गहने वापस निकलवा लिए हैं। लेकिन जब बा ने फ़ोन किया है तो कह रहे हैं तो उनका फ़ोन है और वो फ़ोन उठा लिया है और कह रहे हैं ये लीला कौन है। और लीला ने सब कुछ शायद उसको बता दिया है। और तो अब टीना को इनका इन लोगों का सारा सच पता चल गया है। और ये दोनों घड़ियाली आंसू बहाकर वो अब माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गई वो हो गई। बेबे माँ का दिल होता ही ऐसा है कि बच्चा अगर झूठे आंसू भी रोएगा तो वो तुरंत माफ़ कर देती है और उस पर यकीन भी कर लेती है। वही हाल इनका है बेबे का। वो कह रही है कि मेरे बच्चे मेरे से सच में माफ़ी मांग रहे हैं और ये सुधर गए हैं। अनुपमा ऐसे लोगों की रग रग से वाकिफ है क्योंकि वो तो आए दिन अपने घर में यही सब देखती रहती है। और तोशू और पाखी का सेम पैटर्न है। और ये तो जो पहले वाली किंजल थी, जब पाखी ने अनुपमा को अपने ही घर में आने से रोका था, जब इसका अपमान किया था अनुपमा का पाखी ने और तोशु ने मिलके, तब किंजल ने कहा था कि इन लोगों का सेम पैटर्न है कि गलती करो फिर माफ़ी मांगो, फिर उससे बड़ी गलती करो, फिर उससे जब माफ़ी मांगो फिर उससे भी बड़ी गलती। तो ये तो इनका पैटर्न रहा ही है। और तब तो काव्या भी बिल्कुल अनुपमा के साथ खड़ी थी। काव्या ने तब ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उस वक़्त काव्या ने ये बोला था।
तो ये इन लोगों का तो सेम पैटर्न है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है, और तोशू तो कई बार पिट चुका है, और लेकिन फिर भी इन लोगों का लालच और इनमें अकल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो करे क्या कोई। टीनान और उसके अर्जुन ने इनके सामान की तलाशी ली है, तो कुछ तो नकली नोट मिले हैं, कुछ जो है पत्थर भरे पड़े हैं उसमें, और जो तो कर और आईडी मिली है उसमें, तो वो हसमुख शाह की है, जो कि रविंदर जी के दोस्त हैं। ये तो उनके दोस्त निकले ये है, और अंकल जी और ये। अब इसको अनुपमा को ललकारना टीना को बहुत भारी पड़ गया। अब क्योंकि अब ये तो अनुपमा को जानती नहीं, इसलिए जैसे अनुपमा जोशी लिखा है तो वो अ, शायद डांस रानी इसकी फोटो आई है या जोश भी आई है। उधर कोठारी हाउस में इसके पराग के दोस्त आए हैं कि नकली हीरे तो नकली हैं ये है। और अब अभी तो गौतम ने सुई अंश, प्रेम और राही इन तीनों की तरफ घुमा दी है शक की सुई। लेकिन अभी शायद राही की दिमाग की बत्ती ना जले, लेकिन आगे तो जलेगी। और वो जब वो सब सोचेगी कि क्या हुआ था जब मैं कमरे में जा रही थी, तो कड़ी से कड़ी मिलाना तो वो भी जानती है तो अनुज और अनुपमा दोनों की बेटी, कुछ ना कुछ तो गट्स उसमें भी होंगे ना। तो जो है वो इतना तो पता लगा ही लेगी कि असल में हुआ क्या था और क्या नहीं। और जब टीना ने कहा कि आप अनुपमा जोशी और आप आपके पैसे जो उड़ाए हैं तो उन लोगों को ये तो समझ में आ गया कि इन लोगों का भेद खुल गया। और जो प्रीकेप दिखाया है वो तो था ही, जो क्या अभी प्रोमो हम देख ही चुके हैं कि इन लोगों के जो थप्पड़ पे थप्पड़ पड़े हैं ना, और ये सब दोनों अपना मुंह छुपाए खड़े हैं, वो अब देखना में बड़े मजा आएगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। आर्टिस्ट मेंबर्स मैं अंजू मिस्त्री। अनुपमा की ओवर एक्टिंग के साथ, सॉरी लाउड वॉल्यूम वाली ओवर एक्टिंग के साथ एपिसोड शुरू होता है। सीन मैंने पूरा स्किप मारा, सच्ची बताऊँ मेरा मन नहीं किया। इसके बाद वाला सीन मैंने देखा जहाँ शाह परिवार की चोर चिराग यानी तोशू और पाखी चोरी करने के बाद, किसी का हिस्सा हड़प करने के बाद हवाई महल के सपने देख रहे हैं, और हवाई किले भी बना लिए, रेंट पे भी दे दिए। तो मैंने वो सीन थोड़ा सा स्किप मारा। जब लीलाबा की एंट्री आई ना, तब मैंने देखा फेंके हुए जूते चप्पल के साथ बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है इनके। वो दिल्ली में मैंने नकली नाटक स्किप मारा, मुझे कोई ज्ञान नहीं सुनना था। यहाँ मैं आती हूँ लीलाबा पे। जैसे ही लीलाबा ने सब कुछ लेके तो उससे चाबी छीन के गहने लेके तिजोरी में रख दिया, उसके बाद वाला जो सीन था ना वो बहुत सही था। एक बेबसी वाली पुकार कान्हा जी को कि ये हमने क्यों जमा किए, हमारे बुढ़ापे के लिए, लाचारी से बचने के लिए, किसी के सामने भीख न मांगने के लिए एक एक पाई जोड़ी है, और ये बच्चे उसी में चोरी कर रहे हैं। बोलो तो बाकी स्थिति थी तो बहुत दयनीय, और वैसे हर बुज़ुर्ग की होती है जो सेविंग नहीं करते हैं। दूसरी बात बोलूँ तो आजकल माहौल और हालात ऐसे हैं कि बच्चों के पास माँ बाप के लिए 2 पल का टाइम नहीं, तो लोग बुज़ुर्ग होना ही नहीं चाहते, उससे पहले ही मौत की डिमांड कर लेते हैं। स्पेशली मैं तो यही करती हूँ कि मेरे को और नहीं जीना है, 60 इट्स ओके। लाचारी वाली ज़िंदगी ऊपर वाला मुझे ना दे कि मैं किसी पे बोझ बन जाऊँ, इससे पहले ही राम नाम सत्य मेरा हो जाए, इट्स ओके, बस बहुत हो गया। माँ के मन पे अनुपमा का ज्ञान था तो बहुत सही, लेकिन क्या है ना कि बच्चे जो है ना वो बदतमीज़ी का रिचार्ज हर बार कर लेते हैं। कभी तो कोई लिमिट आए, कभी तो अल्टीमेटम दिए, कभी तो कोई स्टेप उठाए कि उस पर दी एंड का फुल स्टॉप लग जाए। बच्चे हमारी बेइज्जती भी कर जाए, अपना काम भी निकलवा जाए, फिर सॉरी बोल के अगले काम के लिए हमको रेडी कर जाए। हम कौन हैं? हाँ, टेलीफोन बूथ है क्या कि 1 रुपये का सिक्का डालो और नंबर लगा लो? नॉनसेंस। कोठारी हाउस में जिस तरह तमाशा शुरू हुआ, मतलब एक कोने में खड़े खड़े माही और गौतम को देखूं तो ऐसा लगता है कि कैसे लोग हैं, परिवार की सालों की इज्जत को ठग साबित करके
मतलब लोगों के जूते में गिराकर उन्हें कोठारी हाउस के ही फेंके हुए टुकड़ों पर जीना है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। हर एक कुत्ता भी इनसे अच्छा होता है, लात मारो तो दोबारा मुड़ के नहीं आता है। ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे। कभी कभी लगता है कि माही की रगों में खून बहता है या गंदी नाली का पानी। मतलब माँ ने अनुपमा की गृहस्थी उजाड़ दी और अब ये माही का लालच अनुपमा के सारे बच्चों की शादियाँ और उनका परिवार और उनका भविष्य दांव पे लगा रही। मतलब कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला किसी की किस्मत इतनी बुरी लिखता क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि बुरी किस्मत पिछले जन्म में भी वही थी, इस जन्म में भी वही है। कर्म अच्छे होते तो किस्मत भी बदल जाती, पर ये तो अपनी किस्मत पर हथौड़ा मार रहे। किस लिए? झूठे प्यार के लिए। ऊपर वाला भी देख की किस्मत लिखता है बच्चों की। चलिए, अभी प्री कैब तो हम देख ही चुके हैं, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। जब बीजी और अनुपमा दोनों बैठी है और बीजी को अनुपमा अंगूर खिला रही है, तब बहू के सीने पे तो सांप लौट रहे हैं, क्योंकि उसे काम जो करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से आज अनुपमा ने बीजी के गहने उन्हें वापस दिलवाए और उसका बेटा और बहू दोनों नाटक कर रहे थे, रोने का, माफिया मांग रहे थे। ये माँ का दिल ही होता है जो पिघल जाता है। बच्चे कितना भी गलत क्यों ना करे, फिर भी एक बार तो पिघल जाता है, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए। जैसे आज बीजी ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा और बहू सुधर गए, मेरा बेटा सुधर गया है, वो रो रहा था, तो हमें भी अब उनके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी तरह से एक परीक्षा लेना चाहती हूँ, जिसकी वजह से ये पता चल जाएगा कि आपका बेटा सुधर गया या नहीं। यानी ये जो अनुपमा ने एक्सपोज हुई है, वो उसी का ही प्लान है लगता है। जानबूझकर उसने ये सब किया है, क्योंकि वो आज भी वो समझ रही है कि इनके बच्चे सुधरे नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच के लिए वो इस तरीके से अपनी माँ और बाप की इज्जत कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सपोज हुई लगता है। तभी तो फिर से बहू और बेटे का असली चेहरा बाहर आएगा, और तब बीजी को पता चलेगा कि वो जो सोच रही थी वो गलत था और जो अनु सोच रही थी वो सही। क्योंकि ये बात तो सही है कि उसके बेटे ने भी तो हर बार यही किया और हर बार बाद में वो पछता ही भी है। लेकिन अब तुम्हारा बेटा तो और बड़ा कांड कर रहा है अनुपमा। यहाँ जो तुम सबक सिखाने टीना अर्जुन को आई हो ना, वही कांड अब तुम्हारा बेटा कर रहा है। लेकिन आज तो क्या बात है, इंटरनेशनल चप्पल दोनों को पड़ी है। तब लीला ने सितार नहीं बजाया, सितार के बदले चप्पल की सितार बजाई है दोनों को। बेशरम कहीं के, बोलते हमारा है। अबे तुम्हारा कहाँ से आया? आज तक क्या कमाया तुम दोनों ने? और तुम दोनों किस मुंह से बोल रहे हो कि हमारा हिस्सा है? अरे वो बेशरम, खुद की तो जो जमा पूंजी थी वो उस दिवाकर को देकर आ गई। अब तुम्हारी नजर इस बाकी गहने पर है। बेशरम कहीं की, शादी में मैं क्या आपकी गाली लेकर जाऊंगी? तो लेना, मांग दिवाकर से गहने। ये क्यों दे अपनी? ये इनका फ्यूचर प्लानिंग है, जो उन्होंने अपने जेवर बचा के रखे और अपनी प्रॉपर्टी लेकर रखी है। और सही कहा लीलावा ने कि ये हमारे है, और हमारे जाने के बाद ये अनुपमा का हो जा। और जब अनुपमा जो चाहेगी वो कर सकती है, क्योंकि मैं वसीयत में लिखवा के जाऊंगी कि तुम दोनों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। निकम्मे कहीं के, आज तक किसी को 2 रोटी तो खिलाई नहीं, कुछ कमा कर लाया नहीं, और बोलता है राही और अंश का हक नहीं है। क्यों? तेरा भाई था ना, समर का बेटा है ना वो। बेशरम, घर वो चलाता है और तू निकम्मे की तरह खाता है। और तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए लेकिन अंश को नहीं चाहिए। कितना बेशरम है ये दोनों कुत्ते की दुम है। ये भाई बहन कभी नहीं सुधर सकते। ये बाकी को दिवाकर के लिए इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अपनी मम्मी के लिए तो कभी नहीं हुई इतनी अंडरस्टैंडिंग। टीना को शक हो गया क्योंकि लीला के फोन उसने सुन लिया और वो गुजराती में लीला बा बोल रही थी।
लीलाबा आती है लेकिन मुसीबत भी साथ लेकर आती है। इस बार अनुपमा और बापूजी के लिए मुसीबत लेकर आई फोन कर कर। लेकिन टीना ये भूल गई है कि उसने जिसको ललकारा है वो कोई आम औरत नहीं है, कितनों की बैंड बजाकर यहाँ तक आई है। तो अब अगला नंबर तुम दोनों का है। और जिस तरीके से उसने कहा, नकली पैसे फेंके, सब किया, अब अनुपमा उन्हें सही जगह दिखाएगी। और यहाँ पे सब कोठारीस बैठ के खीरिया कुछ तो भी खा रहे हैं। तो आ गए वो मिस्टर अग्रवाल। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तो लॉकर वो था भी नहीं, वो मिनी लॉकर था जो बाहर रखा था। अब बाहर रखा तो रखा, लेकिन कम से कम कमरे को लॉक तो लगा लेते, वो भी नहीं लगाया। और ये तो छोड़ो, लेकिन जब आप एग्जीबिशन में जा रहे हो, लॉकर में से जेवर निकाल रहे हो, तो आप एक बार चेक तो करो। जब आज पराग कोठारी और अनिल बोल रहे हैं कि ये वो डायमंड ही नहीं है जो इस जे डायमंड हमने लगाकर नेकलेस बनाया था, तो इन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हुआ? कम से कम एक बार चेक ही कर लेते। अब इज्जत कैसे रहेगी पराग की? और अब प्रेम, अंश और राही पर ही ये ठिकरा फूटेगा, क्योंकि गौतम ने तो उन्हीं का नाम ले लिया। और शर्म करो, दोनों को हंसी आ रही है, लेकिन तुम दोनों की लंका भी अनुपमा ही लगाएगी, माही गौतम। क्योंकि ये तो न्यूज में भी आ ही चुका है कि हम दिल्ली से आने के बाद अगला नंबर माही और गौतम का ही है, और कोठारियों को इस मुसीबत से निकालने वाली भी अनुपमा ही है, अनुपमा ही रहेगी। और जहाँ गौतम और माही हो वहां अच्छा कैसे कुछ भी हो सकता है। इतना तो इन लोगों का आइडिया दौड़ाना चाहिए था कि जिस घर में चोर हो उस घर में इस तरीके से जेवर कौन रखता है। पहले तो इनके घर में इतने शोकेस में इतने सारे जेवर थे, जहाँ पे अलार्म लगाया हुआ था उन्होंने, जब पहली बार शाह हाउस वाले प्रेम के घर आए थे रिश्ता जोड़ने, तब। पराग जी भी परेशान है क्योंकि जेवर नकली है वो वाले, और असली में ग्रीन लाइट हुई। प्रेरणा, प्रेम, राही, परी, राजा, हमने तो सोचा था कि राजा कुछ तो काम आएगा, लेकिन यहाँ पे तो सबके सब गधे के गधे ही रह गए। छोर पे मोर डांस कर कर भी चला गया और ये लोग सोते रह गए। और जितना हंसना है हंस लो माही गौतम, तुम्हारी बैंड तो अनुपमा बजा कर ही रहेगी और तुम्हें एक्सपोज भी करके रहेगी। इन्हें अगर कर्जा ही देना है तो दे देते, लेकिन इन दोनों को तो घर से बाहर निकाल देते, लेकिन नहीं, जब खुद ही घर में बिच्छू को। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी कि बा तोशु को बहुत अच्छे से जानती है। बिल्कुल करेक्ट कहा। उसको पता है कि इसने एक नहीं कई डुप्लीकेट चाबियां बना के रखी होंगी, इसलिए बिना बोले ही जब बा ने हाथ आगे बढ़ाया तो तोशु ने अपने ये बाजू में से चाबी निकाल के दे दी। और भी चाबियां होंगी, बट बा ने अच्छा जो है तोशु को जाना है, और तोशु भी बा को जानता है कि बा मांग क्या रही है। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। और अंजू मिस्त्री, आपने इसी का दूसरा पहलू दिखाया है। ये भी है जो बा को के बारे में सुजाता जी ने बोला है, तोशु को जानती है, मगर उसके आगे आपने जो बा की बेबसी की बात की है, जो बेबसी वाली आवाज जो दिल को छू गई, बिल्कुल सही था। बाकी मैं आपकी बात को बिल्कुल डिनाई करूंगी। हाँ बिल्कुल 60-60 कुछ नहीं। हाँ आप अपनी एज नहीं डिसाइड कर सकते हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, हेल्दी और वेल्दी जिंदगी दे। क्यों हमें सोचना है कि हम उसके बाद ऐसा हो जाएंगे? आज भी कितने सारे बुजुर्ग हैं जो तंदुरुस्त हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, ऐसा क्यों सोचना? बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था। ख्याति जी बिल्कुल सही कहा, इस बार लीला ने सितार नहीं सीधी चप्पल ही बजा दी है। अब लीला ने अपने हथियार बदल लिए हैं भाई, मजा आएगा आगे देखने में। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के। तो आगे बढ़ते हैं, ख्याति जी का रिव्यू सुनते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, वाह, बिल्कुल सही धमकी दी है अबीरा ने कि अरमान के अंदर कितना गुस्सा भरा है कि वो उसे बर्बाद कर देना चाहता है। अरे एक बार याद तो कर लो,
एहसान फरामोश, अरमान पौधार, कि आज जो तुम जिंदा खड़े हो ना, तो वो सिर्फ इसी अबीरा की माँ की वजह से खड़े हो। और विद्या को भी शर्म आनी चाहिए, अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया। आज किसने तो भी कहा ना, हाँ दादी ने, कि तुम दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए हो ना, तुम्हारा बेटा और बहू दोनों अडल्ट थे, अपनी मर्जी से अलग, किसी के धोखे से तो अलग नहीं हुए ना। तब विद्या के रिएक्शन देखने लायक थे, क्योंकि काजल ने भी उस वक्त विद्या को देखा था, क्योंकि मन में चोर जो है तुम्हारे। और सही कहा, आज जाकर दादी थोड़ी अरमान पर बरसी है। आज थोड़ी फटी तो सही, कावेरी पोद्दार, कि तुझे प्यार में नहीं करना है और धोखा मिला तो दूसरे की क्या गलती है भाई। 6 साल से इन लोगों ने वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया, क्योंकि ये भाई साहब गुस्से में रहते हैं, क्योंकि इन्हें प्यार से नफरत है। तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें नफरत है तो दुनिया भी वैलेंटाइंस डे ना मनाए। बिल्कुल सही किया दादी सा ने, सबको वैलेंटाइंस के लिए सबको बाहर भेज दिया। और विद्या को तो शर्म आनी चाहिए। आज किस हक से वो दुहाई दे रही है सबको कि मेरा बेटा किस दौर से गुजर रहा है, आप सबको पता है, फिर भी आप लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो ये जो किया हुआ है, सारी करनी है, वो तो तुम्हारी ही है ना मैडम। फिर किस हक से इन लोगों को तुम बोल रही हो? खुद के गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती? मुझे तो उसी दिन का वेट है कि जिस दिन इस विद्या की पोल खुलनी चाहिए, तब माधव जी, कावेरी और खासकर अरमान के क्या रिएक्शन होते हैं, फिर देखती हूँ। और सही कहा बीरा तुमने कि अब तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, और तुम एक लॉयर हो, ऐसे कैसे कोई उठा के तुम्हें बाहर फेंक देगा। और क्या कहा अरमान ने, एक तो ड्रिंक करता है, ऊपर से कहता है कि मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, और मैं जो चाहूँ वो कर कर ही रहता हूँ। अब तुम ये लोगों को घर से बाहर निकालोगे। आज जो मुंहतोड़ जवाब अमीरा ने अरमान को दिया है, जब वो कार में बैठने जा रहा था, तब मुझे वो सीन बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि अरमान इसी लायक है। और आ गया वो, वही बिल्डर जो हर बार उनको परेशान करने आता था, वही कि पति है नहीं। बढ़िया, बढ़िया किया है अबीरा ने उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक कर। उसे क्या लगता है कि औरत कमजोर होती है? अभी तो यहाँ पे जो भी रहने वाले मोहल्ले वाले हैं, उन्हें पता ही नहीं है ना कि अबीरा एक वकील भी है। और नहीं छोड़ना चाहिए था अबीरा को अपना पैशन। क्यों छोड़ी उसने वकीली? वकीली कर, वकील थी ना वो, तो वही वकालत शुरू रखती अपना। जब पता है तुम्हें कि तुम्हारी माँ का ये कितना बड़ा सपना है कि तुम एक अच्छी लॉयर बनो, तो वकालत नहीं छोड़नी चाहिए। और अरमान शायद भूल गया है कि उसके सामने जो खड़ी है वो भी एक लॉयर है। तो बाय हुक बाय कुक वाली ये जो तुम्हारी थेरेपी है ना, कि तुम वो गैरेज और पूरे लोगों को मिट्टी में मिला दोगे, तो ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ी वो कोई ऐसी वैसी लड़की तो है नहीं। बिहार तो है, इसीलिए तो इतना दिल जल रहा है ना। और यहाँ पे अबीरा को अरमान नाम से चिढ़े, तो कि वो गाड़ी पे अरमान लिखा, तो इस नाम की गाड़ी कहीं पे उसे अरमान का नाम दिखना ही नहीं चाहिए, ये कह रही थी वो। तुम बड़े लॉयर बन गए, अमीर बन गए हो, लेकिन जमीन से जमीन पर मत आना, वरना अगर जमीन का एक कण भी तुम्हारे आंखों में चला गया ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो जहां उड़ रहे हो वही रहो, जमीन पे मत आओ। बिल्कुल सही कहा। अगर अरमान इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लॉयर है, तो तुम भी तो कुछ हो ना अबीरा, तुम भी तो लॉयर हो ना। और कानूनी दांवपेच तो तुम्हें सारे पता है। ऐसे कैसे अरमान तुम्हें बर्बाद कर देगा? और किसे बर्बाद करने चला है? खुद के प्यार को ही बर्बाद करने चला है क्या? अबीरा को बर्बाद कर कर तुम्हें सच में चैन मिलने वाला है? आज तुम ऐसे आग में जल रहे हो कि तुम आज ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहे हो, क्योंकि ये अंदर का तुम्हारा गुस्सा ही तो सिर्फ प्यार है, जिसे तुम प्यार को गुस्से में दिखाना चाहते हो। और गुस्से की वजह से आज तो अपनी माँ को भी कह दिया कि मुझे यहाँ दम घुटता है, और आपके सवालों से और ज्यादा दम घुटता है। देख लिया क्या हालत कर दी है तुमने विद्या अपने बेटे की, लेकिन फिर भी तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं है।
चाहे बेटा मर भी जाए ना, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आएगी। एक हस्ती खेलती परिवार को उजाड़ कर रख दिया। तुम तो कावेरी पोद्दार से भी गई गुजरी हो। उसने कम से कम तुमसे शादी करवाई तो तुम्हारे साथ तो वो वफादार रही, लेकिन तुम तो किसी की भी वफादार नहीं हो। अरे खुद अरमान की भी नहीं हो, क्योंकि आखिर है तो वो तुम्हारा सौतेला ही बेटा। तुमने खुद का पैदा किया हुआ बेटा होता तो शायद ऐसी हरकत नहीं करती। और अब तो अबीरा ने भी कमर कस ली है कि वो भी इन लोगों ने जो भरोसा दिखाया हुआ है उसके, जो ये लोग रहते हैं, तो उनका भरोसा भी नहीं टूटना चाहिए। आज मायरा और मुक्ति का सीन नहीं दिखाया, आज सिर्फ अरमान का अबीरा का वही सीन था। और सही कहा, औरत कमजोर नहीं होती। उस बिल्डर को उसने बोल दिया। उसे क्या लगता है कि पति नहीं है, अकेली औरत है, तो कुछ भी बोलोगे तो कुछ भी वो सह भी लेगी। ऐसे ही तमाचे पड़ेंगे, गाल पर भी ना हाथ चलाए, जैसे ड्रिंक फेंका अबीरा ने। लेकिन आज अबीरा का अरमान को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छा लगा। और सही कहा, तो घर वाले भी अब विद्या पर चिढ़ गए थे। बराबर है ना भाई, वो क्यों ना मनाए? तुम्हारा बेटा शौक में है, तुम्हारे बेटे को मातम मनाना है तो मनाए, लेकिन ये लोग क्यों अपनी खुशियों को अपने अंदर ही दबा दे? उन्हें भी खुश रहने का हक है, सारे त्योहार मनाने का हक है। आज दादी ने सबको जाने दिया, वो भी अरमान के सामने, और जो डांटा ना वो भी। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि विद्या को तो शर्म आनी चाहिए। शर्म कहाँ आती है उसको, वो तो एकदम ढीठ है। और सही कहा दादी सा ने, जब दादी साहब बोल रही थी तो ऐसा कहीं नहीं कि दादी साहब को कुछ शक है विद्या पे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा और विद्या का रंग उड़ गया कि ये अपनी मर्जी से अलग हुए हैं। मगर मर्जी से तो नहीं हुए हैं, ये विद्या भी जानती है और काजल भी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि का रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड अच्छा था। मिहिर को अब ये पता चल गया है कि अक्षय और माधवी अंगद के बच्चे हैं और वो अपने किए पे शर्मिंदा है। और कि उसने वृंदा को बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे उसको रिजेक्ट कर दिया। कि जो है उसको तो यही लगा था कि वृंदा जो है पैसों के लालच में यहाँ आई है, लेकिन ऐसा था नहीं। और जबकि मिताली बल्कि वो पैसों के लालच में ही इस खानदान में से जुड़ी है। और जिस दिन मिताली ने वृंदा को इस घर में देख लिया, उसके ऊपर तो जो है आसमान टूटेगा। क्योंकि अब वृंदा तो उसकी जेठानी लगेगी और अब जो है ये इसकी जो है बेइज्जती कर नहीं पाएगी। और ना ही मिहिर अब करने देगा इसकी बेइज्जती किसी को भी। अभी जिस तरह से अभी उसने रंजन विजय वो धोया है वो मज़ेदार था। उससे पहले फ़ोन पे बात कर रहा है और उस बच्चे का निशाना कितना सटीक था। बॉल फेंकी और उसने उसके फ़ोन पे जाके लगी। और पहले तो वो उसको अक्षय को धमका रहा है, लेकिन फिर ये वो पहचान में गया कि ये तो अंगद के बच्चे हैं। और तब तक वहाँ पे वो मेल भी आ गया और वो कह रहा है कि अपना मास्क हटाओ, मैं तुम्हें पहचान गया वृंदा ये। और वो जो उसने उसको पकड़ कर उसको जो धोया है ना, और कॉलर पकड़ के कि ये मैं जानता हूँ, ये वृंदा है, ये मेरा पोता पोती है, इनकी तरफ आंख उठाकर भी अगर तुमने देखा ना तो मैं आंखें निकाल दूंगा। वाह, क्या मज़ेदार सीन था भाई, वास्तव में दिल जीत लिया कल तो मिहिर ने। शोभा मुंबई आने के लिए तैयार है, साथ में गौतम भी आ रहा है। उसको शायद कोई 21 है। वो कह रहा है कि ज़्यादा खुश मत हो, मैं शांति निकेतन नहीं आ रहा हूँ। लेकिन इतना ही काफ़ी। अब वो जो है तो वो किसी केस के सिलसिले में रहा है, लेकिन ला उसको तकदीर रही है। और अब ये इस घर में बड़ा बेटा बन के ही रहेगा, ये तय है। क्योंकि हो सकता है अब धीरे धीरे इसकी शिकायतें दूर हो जाएं। उधर अंगद कुछ काम कर रहा है और वो कह रहे पापा इधर देखो, वो देख ही नहीं रहे। क्या
उससे पहले इसने मेहर ने वृंदा का और बच्चों का गृह प्रवेश करवाया है, उनकी आरती उतारी है, वो अच्छा था। उसने वो करा कि दूसरा कीला दे, दूसरा कीला दे, तब तक मेहर ने वो उसको कील पकड़ा दिए। और लेकिन वो हाथ पकड़ते के साथ ही करा कि जिस तरह से आज मेहर ने अंगद से माफ़ी मांगी हो, वो भी अच्छा सीन था। तो कहना सही था कि हमने बचपन में, तेरे बचपन में तो बहुत गलतियाँ हमने माफ़ की, तो अपने पापा की, और दोनों गले लग गए। और उसके हाथ से जो हथौड़ी गिरी है, तो वो कह रहे जो है तुलसी भी हैरान रह गई है। और मीर को देखकर उसने जब कहा है, वो भी अब थोड़ा मेल्ट हो रही है। उसने कहा कि सब हम हर कोई तो नहीं जा सकता, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम लोग तो चले जाओ, लेकिन अब दोनों वृंदा और अंगद दोनों ही तुलसी को छोड़कर शांति निकेतन नहीं जाना चाहते। जब जिस तरह से रणविजय को उसने धमकाया था कि तू इस घर का मैं घुसपैठिया, आउटसाइडर, ये वो सब तू ही है। और यहाँ से जब लड़खड़ाया तो पहले तो उसने एक बार पापा बोला है वृंदा ने, और फिर वो सर कह रही है। तो कह रहा है कि सिर्फ पापा बोलो, सर मत कहना। वो वृंदा अपनी सफाई दे रही है कि मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं थी, और आपकी हालत बहुत ख़राब थी, तो मुझे आपकी उसके लिए आना पड़ गया। और कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो बिल्कुल सही। क्योंकि अगर ना वृंदा यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट बनकर आती, ना इसके साथ ये बच्चे आते, ना ही ये इतना मेल्ट होता। और उधर अंगद ने अभी मिहिर के साथ जाने से मना कर दिया है। हालांकि वो जाना चाहता है, उसका मन भी शांति निकेतन में लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो कह रहा है कि मैं जो है माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और आप जहाँ हो हम वहीं रहेंगे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मिहिर को माफ़ नहीं किया, माफ़ उसने कर दिया है। और वो भी बहुत खुश है कि मिहिर ने उसको अपना लिया, सब लोग खुश हैं। बाकी और अब जो रिकैप दिखा रहे हैं वो तो और भी मज़ेदार होने वाला है कि नोएना के पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया है, और उसके यहाँ से फ़ोन, और इधर वो सुचू अपने में ही गुम है। तो कह रही कि क्या, कह रही कि ये राज किसी और को भी पता है, और उधर गौतम को भी पता चल गई है ये बात, और वो चिट्ठी लिखकर उसको अपनी माँ को बताना चाहता है। अरे सीधे सीधे सामने आके बता दो ना, वो तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेगी। चिट्ठी का क्या है, या उसके फ़ोन पे मैसेज करके बोल दो, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन अब चिट्ठी मिले ना मिले, चिट्ठी गुम हो जाए या देर में मिले न, क्या है। आज के लिए हमें बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से मिहिर ने दोनों बच्चों की कहानी सुनकर जिस तरीके से वो सब कुछ समझ गया, तो उसने उस बुक पर भी अक्षय अंगद वीरानी लिखा हुआ था, तो इसलिए उसने अक्षय से पूछा कि बेटा आपके पापा का नाम क्या है। तब वो कहता है कि अंगद वीरानी। तब वो सब कुछ समझ जाता है। तो वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। तो दादाजी को अपने पोते पे प्यार और पसंद क्यों नहीं आएंगे। पोते ज्यादा दादाजी के फेवरेट होते हैं, पोता पोती। और ये तो संस्कारी पोता पोती है। हमने रिधिमा को देखा, वो भी अच्छी है, टिमसी भी ठीक ही है, लेकिन टिमसी बेचारी डरी हुई रहती है क्योंकि उसे माँ का प्यार मिल ही नहीं रहा। ये कौन सी मिताली माँ है जिसे माँ शब्द से भी कोई भी दूर तक रिश्ता नहीं है। अपनी बेटी को जंक फूड खिलाना, ना उसकी कभी केयर की नैनी के हाथ में दे दी बच्ची पैदा करके। तो की ही क्यों भाई बच्ची पैदा। दीदी माँ और टिमसी से भी ज्यादा ये दोनों बच्चे हैं, चतुर है। और जिस तरीके से वृंदा भी आई कि मुझे लेट हो गया, फोन कॉल जरूरी था,
तो इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया, क्योंकि ये दोनों मस्तीखोर है। तो नहीं, मैंने इनकी कहानी सुनी तो कौन सी, त लव कुश की, तो ये कहानी उन्हें बहुत पसंद है। और फिर वो दोनों बच्चों को लेकर जा रही है। आ गया रणविजय क्योंकि रणविजय फोन पे बात कर रहा है और अक्षय ने वहां से बॉल फेंका। अब वो बॉल तो ऐसा निशाने पे लगा ना कि थोड़ा सा उसके कान को भी लगता ना रणविजय के, तो मजा आ जाती, लेकिन जैसा लगा वैसा उसका फोन गिर गया। मजा आया। इसलिए बोली बच्चे कौन है, अरे तेरे बाप का घर है क्या जो इतना उछल रहा है तू? ये घर मिहिर वीरानी का है, और तू उस घर में बाहर वाला है और घटिया इंसान भी है। जैसे गाज कहा ना मिहिर ने कि तू बाहर वाला भी है और घटिया इंसान भी है, और तू हमारे घर में आया हुआ है। इनका तो इस घर से रिश्ता है, तेरा क्या रिश्ता है? तेरा तो कोई रिश्ता तक नहीं है, फिर भी मुंह उठा के रह रहा है, और ऊपर से तेवर दिखा रहा है, अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, वो भी छोटे बच्चे पर। और जिस तरीके से वो वृंदा जैसे रोने लगी, उसे लगा मिहिर को पता ही नहीं है, लेकिन उसे क्या पता कि मिहिर को पहले से पता चल गया। अब तेरी वाट लगने वाली है रणविजय। लेकिन अंगद को इस घर में आना चाहिए था वृंदा को लेकर, क्योंकि वृंदा और अंगद एक ऐसी कड़ी है, अगर अंगद को अच्छे से कैरेक्टर दे और डायलॉग दे तो वो बहुत कुछ कर सकता है अपने परिवार के लिए। लेकिन वो भी नहीं आना चाहता। जैसे आज मिहिर मिलने गया अंगद से, वो बच्चे बोल रहे पापा देखो, तो वो बोल रहे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे खिला दो। तो वो हाथ में दे ही नहीं रहे, बच्चे खड़े के खड़े ही है, और देता है मिहिर। और हाथों से हाथों का स्पर्श होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा है। बहुत प्यारा सीन था वो, और इमोशनल भी था। और जिस तरीके से मिहिर ने कहा कि माँ बाप बच्चों की 1000 गलतियां माफ कर सकते हैं, तो क्या बच्चे एक गलती तक अपने माँ बाप की नहीं माफ कर सकते? तब अंगद का गले लगकर रोना, सच में आज बाप बेटे का मिलन हो गया। घर की बहू को वो दर्जा भी मिल गया जो तुलसी चाहती थी। जो उसने कहा लास्ट में कि मैं तो यही चाहती कि तुम्हें वीरानी परिवार में वो ही दर्जा मिले जो एक बहू का है, इसलिए वो भी खुश है। लेकिन बहू और बेटे ने अपनी बहू ने सास को और बेटे ने अपनी माँ को चुना, कि उस घर में पहले सब कुछ अच्छा था क्योंकि वहां माँ थी, लेकिन अब वहां माँ नहीं है तो पहले जैसा कुछ नहीं, और जहां माँ नहीं है वहां मैं भी नहीं रह सकता, तो हम यहीं पर खुश है। लेकिन हाँ, मिलने के लिए आते जाते रहेंगे, आप हमें मिलने आ सकते हैं। तो ये बात अंगद की भी सही थी, क्योंकि वो तुलसी से प्यार तो बहुत करता है, और वो नोएना जैसी औरत को कैसे अपने घर में देख सकता है। और आज जिस तरीके से शोभा वापस आ रही है मुंबई, तो गौतम भी आ रहा है। और हमने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया। हमने सोचा था शायद रणविजय सुनेगा, लेकिन ये क्या गोमसी आया था इस घर में जिसने ये रिकॉर्ड किया? आखिर ये रिकॉर्ड किया किसने, और गोमसी को पता कैसे चला कि उस रात उसके पापा और माँ के भी, सॉरी, नैना के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और वो अब लेटर भी लिख रहा है। अब वो लेटर डाल कहाँ रहा है, क्योंकि वो तो जानता है ना उसकी माँ तो वहां रहती नहीं है। तो फिर ये लेटर किस घर में और कौन से बॉक्स में डाला है वो देखना पड़ेगा। अब जिस अनलॉक नंबर से नोइना को वो वीडियो आया, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब बहुत जल्दी ये सच भी बाहर आ ही जाएगा। वो कहते हैं सच्चाई कितनी भी छुपाओ, लेकिन एक ना एक दिन सच बाहर आकर ही रहता है। अब ये बाहर आकर ही रहेगा। जिस तरीके से वो डरी हुई थी ना, वो देखकर तो मजा आ गया। कल तो तुलसी की आंखों में भी पानी था जब उसने देखा कि अब मिहिर वापस आ रहा है, पहले वाला मिहिर, जो जिसे अपनी गलती भी रियलाइज हो रही है। और जब मिहिर उठ रहा था, तब तुलसी के रिएक्शन देखे सबने, उससे थोड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मिहिर को तकलीफ हो रही थी उठने में। और बच्चे तो बहुत ही क्यूट है, मजा आ गया। कल फैमिली रियूनियन हुआ था,
बहुत ही प्यारा सीन था, बाप बेटी का मिलन का भी, और बहू का गृह प्रवेश भी करवा दिया। वाओ, ब्यूटीफुल। शांति निकेतन में लेटर बॉक्स होगा, लेकिन चौल में नहीं है, तो अब देखना पड़ेगा कि ये लेटर कहाँ डाला है गौतम ने। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि अब मिहिर वृंदा की बेइज्जती नहीं होने देगा, किसी को नहीं करने देगा। मिताली की तो हिम्मत ही क्या है। और बहुत अच्छा कहा आपने अक्षय के निशाने के बारे में, और ख्याति जी ने भी इसी में ऐड किया है। आपने तो कहा कि निशाना बहुत अच्छा लगा, ख्याति जी ने कहा थोड़ा और निशाना लगा देता ताकि रणविजय का कान भी उड़ जाता। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.